हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। हम लोग इस समय रिवीजन कर रहे हैं ना 11th क्लास वालों। और न्यूटन फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ हो चुका है ना। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन प्लेन भी करवा दिया, यूनिट्स एंड मेजरमेंट भी करवा दिया। आज लॉज ऑफ मोशन की आखिरी वीडियो की रिवीजन की, जिसमें आप लोग करेंगे न्यूटन का थर्ड लॉ, पुली का और भी थोड़ा सा कंसेप्ट, मोंकी क्लाइंबिंग अपर रोप, ठीक है, और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसके बारे में स्टडी करेंगे। और स्प्रिंग के केसेस इस एक वीडियो में सारे के सारे आ जाएंगे। काफी लंबी होने वाली है वीडियो, तो कोई बात नहीं, आखिरी वीडियो होगी लॉस ऑफ मोशन की। और उसके बाद फ्रिक्शन का आ जाएगा पार्ट, उसको करवाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं भाई। न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो भाई, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर गुरसेवक सिंह, और आज की वीडियो है आपकी लॉज ऑफ मोशन पे, दैट इज रिवीजन पार्ट 3 आई गेस। ठीक है, तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। नहीं कहा गया है ना भाई, यूनिवर्स में अगर कहीं पर भी एक फोर्स लग रहा है तो ऑटोमेटिकली उसी के रिगार्ड्स में दूसरा फोर्स ऑटोमेटिकली वहां पर लग जाना चाहिए। समझ में आ गई बात? सपोज अगर एक दीवार है, दीवार पर आप गुम्मा मारते हो, गुम्मे की वजह से दीवार को चोट अगर लगती है तो उतनी चोट आपको भी लगेगी। दो गाड़ियां आपस में टकरा रही हैं, तो एक ने अगर दूसरे के ऊपर फोर्स लगाया तो दूसरी के चुप बैठेगी, वो भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, दोनों में क्रैश हो जाता है। और जब क्रैश होगा तो ऑटोमेटिकली दोनों डिस्ट्रॉय होंगे वहां पर। मैं अगर किसी का थप्पड़ मारता हूं तो आपको लगता है कि उसके चोट लगी है, तो उतनी चोट जितनी उसके लगी होती है मेरे हाथ पे लग जाती है। बस वो फर्क अलग है, उसका मसल मास, सॉरी, उसका जो मास होता है गाल का, वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, तो उसको चोट ज्यादा लगती है, बट फोर्स बराबर ही लगता है। तो एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये कहता है न्यूटन का थर्ड लॉ। तो कहने का मतलब ये हुआ, F1 2 इज इक्वल टू माइनस का F21। क्या मतलब हुआ इसका? फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू इज इक्वल टू फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। कहने का मतलब अगर ये वाली गाड़ी है और एक ये गाड़ी है, ठीक है, इसको नाम दे दिया वन, इसको नाम दे दिया टू। ये जब इसके साथ जाकर टकराएगी तो इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगी। वो फोर्स की वैल्यू क्या होगी? फोर्स ऑन टू, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। तो उस समय ये क्या करेगी? ये फोर्स लगाएगी इसके ऊपर, तो वो क्या होगा? फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। ठीक, तो कहा गया भाई, जब जब दोनों आपस में टकराएंगे तो ये दोनों फोर्सेस कैसे होंगे? ये कुछ ऐसे होंगे, इक्वल एंड अपोजिट। तो फिर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस तो अपने लोगों ने अभी तक यही पढ़ा था कि वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। अपने लोगों ने अभी तक यही पढ़ा है ना, दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होंगे और जाहिर सी बात है वो क्या कर देंगे? एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। बट ये फोर्सेस डू नॉट कैंसिल ईच अदर। क्या फिजिक्स है ना यार। अभी थोड़े दिन पहले अपने लोगों ने स्टडी करा कि दो फोर्सेस आपस में कैंसिल आउट करती हैं अगर वो इक्वल और अपोजिट हो, बट यहां पर ये कैंसिल नहीं कर रही है। यहाँ तो पहले गलत पढ़ा है, यहाँ आप गलत पढ़ा रहा हूं, यही सोच रहे हो? नहीं, अगर एक बॉडी के ऊपर दो फोर्सेस लगे, एक बॉडी के ऊपर दो फोर्सेस लगे और वो हो इक्वल एंड अपोजिट, अगर ये दोनों फोर्सेस इक्वल और अपोजिट होंगी और वो एक ही बॉडी के ऊपर लग रही हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाती है। बट ध्यान दीजिएगा, ये दो फोर्सेस क्या है? ये अलग अलग फोर्सेस है और अलग अलग बॉडीज के ऊपर लग रही है, अलग अलग बॉडीज के ऊपर लग रही है, तो ये कैंसिल आउट नहीं होगी। तो क्वेश्चन आता है, डू एक्शन एंड रिएक्शन बैलेंस ईच अदर? बैलेंस ईच अदर, अगर कोई ऐसा कभी क्वेश्चन ना जाए तो आपने सिंपल आंसर क्या देना है? नो। व्हाई? बिकॉज एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। दो डिफरेंट बॉडीज के ऊपर लगने की वजह से एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को कभी भी कैंसिल आउट नहीं करते। ये तो एक सिंपल सा कंसेप्ट हो गया एक्शन और रिएक्शन के बेसिस पर। तो जैसे अपने लोगों ने न्यूटन का फर्स्ट लॉ स्टडी करा है ना, लॉज ऑफ मोशन का, तो उसमें एक कंप्लीट वीडियो थी लॉज ऑफ मोशन के बेसिस पर। कंप्लीट एक वीडियो में क्या था? फर्स्ट लॉ, उसके बेसिस पे ऊपर सारे के सारे न्यूमेरिकल। फिर न्यूटन का सेकंड लॉ जब अपने लोगों ने स्टडी करा तो उसमें दो वीडियो बनी थी।
2 वीडियो बने थे भाई, जस्ट लॉज ऑफ मोशन का, जस्ट सेकंड लॉ करा आप लोगों ने, 2 वीडियो 1-1 घंटे की, वो देखिएगा अगर आपको और डीप में जाना है। न्यूटन का थर्ड लॉ करा तो उसमें फिर एक वीडियो बनी, जस्ट थर्ड लॉ के ऊपर पूरी एक वीडियो। क्यों? सारे के सारे न्यूमेरिकल्स उसमें आए, सारे के सारे केसेस उसमें आए। अब बात करते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ के ऊपर बेस्ड एक केस, जो कि मॉन्की क्लाइंबिंग अप द रोप। मॉन्की क्लाइंबिंग अप द रोप। अगर रोप के वो ऊपर चढ़ रहा है कोई मॉन्की, तो वो न्यूटन के थर्ड लॉ के ऊपर बेस्ड। कैसे? तो सोचिए भाई, एक मॉन्की छत पे चढ़ना चाह रहा है जहां केले लगे हुए हैं, ये केले हैं ठीक है, और एक रस्सी के थ्रू चढ़ना चाह रहा है, सपोज। ठीक, अब ये मंकी है भाई, लंबी सी पूंछ वाला। ये जब चढ़ेगा तो जाहिर सी बात है रस्सी को नीचे खींचेगा, तो फोर्स रस्सी के ऊपर नीचे लगाएगा, फोर्स रस्सी के ऊपर नीचे लगाएगा, फोर्स या रस्सी के ऊपर नीचे लगाएगा। ठीक है भाई, रस्सी को इसने नीचे खींचा, रस्सी को जब नीचे खींचेगा तो ऑटोमेटिकली टेंशन क्या करेगी? टेंशन ऊपर लगेगी। ठीक है, टेंशन ऊपर लगेगी। थोड़ी देर अपने लोगों ने सेकंड लॉ में भी स्टडी करा था, अगर कोई भी स्ट्रिंग आप लटका दोगे, ठीक है, तो उसका mg अगर नीचे लगता है तो टेंशन अपवर्ड्स लगती है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये अपना वेट तो लगाएगा है इसके रस्सी के ऊपर, साथ में साथ फोर्स एफ भी लगा रहा है, फोर्स एफ भी लगा रहा है। क्यों? क्योंकि ताकि ऊपर चढ़ सके, तो ऊपर चढ़ने में कौन हेल्प करेगा? टेंशन। ठीक, बंदे मोंकी का अपना वेट कहाँ? mg नीचे की तरफ। तो इसका मतलब मोंकी के ऊपर लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से हैं? एक तो mg जो नीचे लगा, और एक टेंशन टी जो ऊपर इसको लेके जाना चाहता है। ठीक, टेंशन टी जो इसको ऊपर लेके जाना चाहता है। ठीक है, अब 2 केस अराइज होते हैं, 2 केसेस अराइजेस, 2 केसेस अराइजेस। कौन कौन से? मोंकी ऊपर जाएगा विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, विद ए कांस्टेंट, पहली कंडीशन ये हो सकती है, या फिर मोंकी ऊपर जाएगा विद वेलोसिटी कांस्टेंट, या फिर ये कंडीशन हो सकती है, डिपेंड करता है भाई। ठीक है भाई, तो सपोज मोंकी ऊपर जा रहा है विद एक्सेलरेशन, विद एक्सेलरेशन, तो अगर एक्सेलरेशन ये मोंकी के ऊपर का है तो टेंशन ऊपर लग रही है भाई, टेंशन ऊपर लग रही है, तो मोंकी को ऊपर लेके जाने में हेल्प कौन कर रहा है? टेंशन कर रहा है। रोक कौन रहा है? एमजी कर रहा है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? इक्वेशन बन जाएगी टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ई। मोंकी ऊपर जा रहा है ना, तो मोंकी का मास एम, एक्सेलरेशन है, तो मोंकी के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स क्या हुआ? टेंशन टी लेके जा रहा है, एमजी रोक रहा है, तो नेट फोर्स क्या हुआ? टी माइनस एम जी। तो एफ नेट की वैल्यू क्या होगी? एम इंटू ए। तो टोटल टेंशन की वैल्यू कितनी? तो टोटल टेंशन हो जाएगा एम ए प्लस एम जी। ठीक, टेंशन इतनी लग जाएगी इस रस्सी के ऊपर। तो मान लिया अगर ये पर्टिकुलर मास यहाँ पर सपोज 70 kg है, सपोज एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी 2 मीटर पर सेकंड सपोज। ठीक है, तो टोटल टेंशन कितनी होने वाली है? तो मास m आपको अगर कॉमन ले लेते हो तो a प्लस जी मिलता है, m की वैल्यू 70 इंटू a की वैल्यू 2 और g की वैल्यू 12, तो 12 7 84 आई गेस, तो 840 न्यूटन तक की टेंशन इस रस्सी के ऊपर लग जानी है। बट अगर इसी बंदे को ऊपर जाना होता, बंदा नहीं है, मंकी है, बंदर बोला मैंने, बंदा बोला, चलो बंदा नहीं है, ठीक है, तो यार एक ही बात है, टेंशन टी ऊपर एमजी नीचे, और वेलोसिटी इस बार क्या होगी? कांस्टेंट होगी। इस बार वेलोसिटी कांस्टेंट होगी भाई, इस बार वेलोसिटी को रखना है कांस्टेंट, तो वेलोसिटी कांस्टेंट समथिंग 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ठीक है, अब टेंशन टी ऊपर एम जी नीचे, वेलोसिटी कांस्टेंट, इसका मतलब नेट फोर्स क्या है? जीरो। वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जीरो होगा, तो टी माइनस एम जी शुड बी व्हाट? जीरो। तो टी शुड बी इक्वल टू व्हाट? एम जी। तो टेंशन कितनी लग रही है? एम इंटू जी के बराबर। तो टेंशन टी विल बी इक्वल टू, टेंशन टी विल बी इक्वल टू व्हाट? 70 इंटू 10 इज इक्वल टू 700 न्यूटन। इतनी टेंशन। ठीक है, दो केसेस आपके सामने मैंने रख दिए, एक मंकी ऊपर चढ़ना चाह रहा है एक एक्सेलरेशन के साथ, एक मंकी चढ़ना चाह रहा है वेलोसिटी के साथ। अगर उसको बहुत भूख लगी होगी तो वो तो एक्सेलरेशन से जाएगा, और वो कहेगा अरे यार पड़े हुए ना, कोई और है नहीं, तो आराम से जाता हूँ ना एक वेलोसिटी के साथ। ठीक है, अब अगर उसकी भूख उसके सामने अगर आ जाती है और वो दिमाग लगाना बंद कर देता है, तो वो दिक्कत में आ जाएगा। दिक्कत कैसी सर? दिक्कत तो कोई नहीं लग रही है। ठीक है,
दिक्कत ऐसी आ सकती है अगर वहां पर दे दिया इफ ब्रेकिंग टेंशन, मतलब एक रस्सी इतनी टेंशन के बाद टूट जाएगी तो ब्रेकिंग टेंशन इज 750 न्यूटन, अगर ये कह दिया जाए तो विच ऑफ द टू विल बी सक्सेसफुल। रस्सी के ऊपर अगर इससे ज्यादा टेंशन लगा दी बंदर ने, 750 न्यूटन से ज्यादा लगा दी, तो रस्सी टूट जानी है, तो केले धरे के धरे रह जाएंगे और मंकी देखते ही रह जाएगा। तो मंकी उस समय दिमाग लगाएगा कब, जब उसका पेट सही से भरा होगा पहले से ही और वो आराम से जाएगा, और दिमाग तब खराब हो जाएगा जब उसको लगेगा यार भूख बहुत लगी है कुछ तो मिल जाए, और जैसे वो केले देखेगा तो वो पागल हो जाएगा, पागल की तरह चढ़ेगा, तो एक्सेलरेशन अगर उसने इतना प्रोवाइड करवा दिया, टेंशन लग जाएगी 840 न्यूटन। रस्सी इतनी टेंशन होल्ड नहीं कर सकती, तो रस्सी टूट जाएगी। तो रस्सी टूटेगी कब, जब उसके ऊपर 840 न्यूटन की टेंशन लगा दोगे। बट अगर यही न्यू टेंशन अगर आप देखो 700 न्यूटन की लगे तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो इस पर्टिकुलर केस में टेंशन इससे कम है तो रस्सी टूटने वाली नहीं है। तो ये हो गया मंकी क्लाइंबिंग अप द रोप वाला केस। ठीक है भाई, दो ही केसेस होते हैं, और अगर डीप में स्टडी करना है तो भाई वीडियोस पिछले देख लीजिए, न्यूटन का थर्ड लॉ उससे सिंह नाम से सर्च करिए आपको मिल जाएगी। ठीक, आगे देखिए भाई अब। ठीक है, अब आपके लिए एक असाइनमेंट का क्वेश्चन है। असाइनमेंट का क्वेश्चन क्या है सर, देखो दो रस्सियां, दो रस्सियां, ठीक है, यहां के लिए रखे हुए यहां, ठीक, इधर से मैं चढ़ना चाह रहा हूं, मैं, मेरी पूछ है, चलो मान लो कोई बात नहीं, इधर से चढ़ना चाह रहा है कोई बच्चा, कोई भी बच्चा मान लो, कोई भी बच्चा, अपने अपने आप को मान लो जो भी पढ़ रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब देखते हैं कौन जीतता है, आप या मैं, ठीक है, किस में ज्यादा दिमाग है। अब दे रखी है ब्रेकिंग टेंशन, दोनों रस्सियों की सेम है, ब्रेकिंग टेंशन दे रखी है, ब्रेकिंग टेंशन गिवन है कितनी, 700 न्यूटन, ये गिवन ब्रेकिंग टेंशन, ठीक है। मुझे भूख इतनी लगी है बट इस बंदे को ज्यादा भूख लगी है, आप में से कोई है इसको ज्यादा भूख लगी है, मुझे ज्यादा भूख नहीं लगी है, तो मैं आराम से चढ़ूंगा भाई ऊपर वेलोसिटी वी के साथ, मैं वेलोसिटी वी के साथ आराम से चढ़ूंगा, वो है 2 मीटर पर सेकेंड सपोज, ठीक है, मैं आराम से चढ़ूंगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है, बट मेरा वजन कितना है 80 kg, मेरा वजन कितना है 80 kg, मुझे कोई भूख नहीं है। ये बंदा चढ़ रहा है कि एक्सेलरेशन के साथ, ले ये मरा सर, ये मरा सर, हमें मरवा रहे हो आप, खुद तो चढ़ जाओगे, ठीक है, एक्सेलरेशन कितनी 2 मीटर पर सेकेंड, इसका मास कितना है, इसका मास है 45 kg, बच्चों का वजन कितना ही होगा 45 kg, ठीक है। अब आपको ये पता करना है हु विल बी सक्सेसफुल इन ईटिंग दिस केलास बनानास, मैं या आप। तो आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन अपनी नोटबुक में करके उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करके इस वीडियो के साथ अटैच करना है, कमेंट्स में अब नहीं लिखना, अलग से अटैच करना है, क्योंकि कमेंट्स कॉपी कर रहे हैं बच्चे तो मजा नहीं आ रहा, आप लोग अलग से अटैच करेंगे, ठीक है भाई। एक चीज, एक क्वेश्चन हो गया आपके लिए, सर हमें तो पता नहीं क्यों लग रहा है आपकी रस्सी टूट जाएगी, पता नहीं यार क्या होगा, आप देखना अपने आप क्या टूटेगी क्या नहीं, ठीक है। तो मंकी क्लाइंबिंग अप द रोप वाला केस हो चुका है। अब बात करते हैं एलिवेटर का केस। भाई एलिवेटर में भी तो कुछ ऐसा ही होता है, आप एलिवेटर के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक, और अपना वजन मीजर कर रहे हो, तो नीचे रखोगे वेइंग मशीन, बिल्कुल रखोगे, नीचे क्या रखोगे, वेइंग मशीन रखोगे, ठीक है। अब एलिवेटर अपने ड्रामे कर रहा है, कभी वो ऊपर जा सकता है एक्सेलरेशन के साथ, ठीक, कभी वो नीचे आ सकता है एक्सेलरेशन के साथ, ठीक, कभी वो ऊपर जा सकता है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ भी, हाँ यार ये भी हो सकता है, ठीक है, और कभी वो नीचे आ सकता है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, अरे हाँ यार ये भी तो हो सकता है, ठीक है। बाकी के केसेस अभी आपको समझाते हैं, ये 4 केसेस पहले लेके चलेंगे, बट उससे पहले आपको ये समझाना चाहूंगा जो एक वेइंग मशीन है वो क्या मेजर करती है, सर वेट नहीं, वो मेजर करती है आपका नॉर्मल रिएक्शन, कैसे सर, सपोज ये ऐसा केस मैंने पहले करवा रखा है, सरफेस के ऊपर ब्लॉक रखा, ब्लॉक के ऊपर एक और ब्लॉक रखा, इसका मास m1, इसका मास m2, तो इस सरफेस के ऊपर डायरेक्ट कांटेक्ट किसका है, इसका, डायरेक्ट कांटेक्ट किसका है, इसका, ठीक है। तो इसका मैं मान लेता हूं इसके ऊपर मास लगा, वेट लगा m1g, कितना लगा m1g, ठीक। तो भाई ये सरफेस क्या करेगा, ये सरफेस क्या करेगा, ये सरफेस इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगा देगा, कितने
N1 नाम की, ठीक है। इसने इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगा दी N1 नाम की, ठीक है। M2 क्या करेगा भाई, M2, तो M2 आपका यहां पर क्या कर रहा है, M2 इसके ऊपर एक वेट लगा रहा है M2G नाम की, तो भाई M1 वाला इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगा देता है N2 नाम की, ठीक। जब इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगी इस सरफेस की वजह से, वो थी N1, तो ये भी क्या करता है, इस सरफेस के ऊपर उतनी नॉर्मल रिएक्शन N1 फिर से लगा देता है, एक्शन रिएक्शन, सिंपली। M2 के ऊपर इस सरफेस की वजह से नॉर्मल रिएक्शन लगी N2, तो इस सरफेस के ऊपर M2 की वजह से भी उतनी ही नॉर्मल रिएक्शन लग जाएगी N2 नाम की, ठीक है भाई। अगर मैं M2 का फ्री बॉडी डायग्राम देखता हूं, M2 का, तो M2 के ऊपर लगी नॉर्मल रिएक्शन N2 और नीचे आ गया वेट M2G, ठीक। अगर मैं बात करता हूं M1 की, तो M1 के ऊपर ध्यान दीजिएगा, M1 के ऊपर ध्यान दीजिएगा, नीचे की तरफ लगा N2, ठीक, और साथ में लगा M1G, ठीक, ऊपर की तरफ लगा नॉर्मल रिएक्शन N1, ठीक। तो N1 की वैल्यू कितनी होगी, N1 की वैल्यू हो गई M1G प्लस N2, क्लियर है, ये होगी क्वेश्चन नंबर 1। तो देखा जाए इस सरफेस के ऊपर इसकी वजह से नॉर्मल रिएक्शन N1 लगी, बट वो N1 है कितना, वो N1 M1G प्लस N2 के बराबर है, वो N1 किसके बराबर है, M1G प्लस N2 के बराबर है, बट N2 किसके बराबर है, N2 ध्यान से देखो, इससे N2 की वैल्यू M2G के बराबर है, तो अगर मैं N2 की वैल्यू को यहाँ पुट कर देता हूँ तो मुझे मिलता है M2G। यार अंडरस्टूड है सर, ये सरफेस का वेट मैं लगा रहा था बस इसके ऊपर M1G, बट इसके ऊपर तो ये भी रखा हुआ है ना, तो इसका वेट भी ना ग्राउंड के ऊपर लगेगा, तो लग तो रहा है, मैंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रूफ तो कर दिया, मैं पहले ही स्टेटमेंट पे लिख देता समझ में तब भी आ जाती, बट थोड़ा घुमा के समझाएंगे तो कंसेप्ट दिमाग में जाएगा। इसके ऊपर तीसरी बॉडी रख देते तो N1 फिर से चेंज हो जाता, चौथी रख देता N1 फिर से चेंज हो जाता, ठीक है। अब यहां पर भी कुछ ऐसे केस है, पहले सरफेस, फिर वेइंग मशीन और फिर बंदा, ठीक। तो भाई वेइंग मशीन के ऊपर इस सरफेस की वजह से नॉर्मल एक्शन लगी, मान लिया N1, ठीक। बंदे का वेट लगा इसके सरफेस के ऊपर mg, तो सरफेस ने नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करवाई N2 नाम की। अब भाई ये N2 इस बंदे के ऊपर थी इस सरफेस की वजह से, तो बंदे की वजह से इस सरफेस के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग गई N2 नाम की, ठीक, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मैं इस बंदे को देखूं तो बंदे का फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं बनाता हूं तो मिलेगा मुझे N2 इज इक्वल टू mg। अब ये N2 इज इक्वल टू mg तो इस बंदे के लिए है ना, बट इस सरफेस पर कौन सी फोर्स है, इस सरफेस पर फोर्स है N2, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर क्या हो रहा है, मेजर तो N2 ही हो रहा है ना, और ये N2 की वैल्यू क्या है mg, जो कि वेट है बॉडी का, अंडरस्टूड, ठीक। बट नाउ इफ आई से दैट बॉडी इज मूविंग विद अपवर्ड एक्सेलरेशन, ओके, बॉडी अपवर्ड एक्सेलरेशन के साथ चल रही है, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम N2 ऊपर mg नीचे और साथ में एक्सेलरेशन है ऊपर, तो क्या बन जाएगा, N2 में से mg को माइनस करूंगा तो जाके मिलेगा ma, ठीक। इक्वेशन तो यही कहती है नेट फोर्स की वैल्यू ma के बराबर, तो अब N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी mg प्लस ma, तो इसका मतलब ये वेइंग मशीन क्या रेट करेगा N2, और N2 क्या है इस बार mg प्लस ma, तो वेट बढ़ गया पहले से, बिल्कुल वेट पहले से बढ़ गया। अगर आप खुद सोचो कि अगर ये आपके पास एक कोई पर्टिकुलर बॉडी है और ये सरफेस है एलिवेटर का, ऊपर की तरफ अगर मैं लेके जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली हाथ पे रखा हुआ वजन पहले से ज्यादा महसूस होगा अगर आप ऊपर लेके जाओगे, और अगर आप इसको नीचे लाओगे तो ऑटोमेटिकली वो हल्का महसूस होगा, तो वो भी देख लेते हैं हल्का कैसे महसूस होगा सर। तो इस केस में आ जाओ, इस केस में आपने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, ठीक है, N2 जो सरफेस के ऊपर है वही बॉडी के ऊपर है, तो भाई इसके नॉर्मल रिएक्शन बंदे की जो होगी, इसकी नॉर्मल रिएक्शन जो भी होगी वो एलिवेटर के सरफेस के ऊपर जाके लग रही है, तो कहने का मतलब N2 रीड करने है तो ऑटोमेटिकली N2 क्या बताएगा, इसका वेट दिखा देगा। तो भाई ये N2 गया ऊपर और ये mg गया नीचे, और एक्सेलरेशन कहाँ है नीचे, एक्सेलरेशन कहाँ है नीचे, तो mg में से N2 को माइनस करना है, इस बार mg में से N2 को माइनस करूंगा तो ऑटोमेटिकली ma के बराबर आ जाएगा, तो mg माइनस ma विल गिव यू व्हाट N2,
mg माइनस ma विल गिव यू व्हाट n2, तो n2 की वैल्यू इस बार पहले से क्या हो गई, कम हो गई भाई। तो वही तो बता रहा हूँ, बॉडी को हाथ पे रख के जब नीचे लाओगे तो ऑटोमेटिकली वो पहले से हल्की महसूस होगी। तो सर हम तो इसकी नॉर्मल रिएक्शन लगा निकाल रहे हैं n2 हर बार, तो हमें वेट कैसे मिल रहा है? तो यार वेट क्या है, वेट आपका n2 है जो इस सरफेस के ऊपर लग रहा है। कहां से आया? न्यूटन के थर्ड लॉ से आया। जितनी एक्शन इसके ऊपर उतनी रिएक्शन इसके ऊपर, वो n2 है वो भी n2 होगी, तो इनडायरेक्टली आपने इसकी रिएक्शन निकाली वही इसकी है, सिंपल सी है। कांस्टेंट वेलोसिटी के केस में क्या होगा, रिएक्शन mg के बराबर हो जाएगा। कांस्टेंट वेलोसिटी के केस में क्या होगा, रिएक्शन mg के बराबर हो जाएगा। और डीप में स्टडी करना है तो आप पिछली वीडियोस को देख सकते हो। तो मेरा काम था सिंपल सी चीजें आपको बताने का, ठीक। अब इसके बेसिस के ऊपर एक क्वेश्चन देते हैं आपको, जो आपने वही सेम तरीके से करना है जैसे आपने मोंकी वाला केस करा, मोंकी वाला, ठीक है। तो रिवीजन चल रही है भाई, लास्ट चल रहा है आपका। अब बहुत जल्दी ही क्या होने वाला है, टेस्ट आने वाले हैं भाइयों, तो भाई ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखो, इफ अ 50 kg man is standing in an elevator, standing in an elevator and is measuring its weight. Oh my god, Angrezi, its weight. Then find its weight if the elevator is accelerating upwards with with acceleration 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास है क्वेश्चन है सिंपल सा, और ये आपको करना है, ठीक है भाई। तो ये जब भी आपको ये वर्कशीट मिलेगी, मतलब ये आपको वीडियो दिखेगी, तो उसी दिन आपने इसको अपलोड करना है, मतलब असाइनमेंट को। उससे पहले करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हो भी नहीं सकता, उससे पहले कैसे हो जाएगा, न्यूटन थर्ड लॉ हो गया। न्यूटन थर्ड लॉ की बात करें, एलिवेटर केस हो गया, मंकी केस हो गया। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम क्या होता है, व्हाट इज मोमेंटम? सर हमने पढ़ा हुआ, पहले कब पढ़ा हुआ था? मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, और उसको रिप्रेजेंट करा जाता है p से। न्यूटन का सेकंड लॉ में यार ये तो पढ़ा था तुम लोगों ने, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। क्या कहा गया है भाई, कहा गया है कि मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा, कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। एक बार जो मोमेंटम बॉडी को मिल चुका है, सिस्टम को मिल चुका है, वो वैसा का वैसा ही रहने वाला है। ऐसा कैसे सर? मैं वेलोसिटी चेंज कर दूंगा, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ भाई, तुम वेलोसिटी चेंज करने की बात कर रहे हो, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ। सिस्टम, मैं जस्ट अकेली बॉडी की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द कंप्लीट सिस्टम, ठीक है। जैसे इफ आई टॉक अबाउट टू बॉडीज 1 and 2, they were moving with some velocity u1 and u2, ठीक है। इसका मास m1, इसका मास m2, they collide at some point, यह कोई पॉइंट है जहां पर वो कोलाइड हुआ। कोलाइड करने की कंडीशन एक ही है, अगर पीछे वाले ने शराब पी रखी है और उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो आगे वाले से, तो भाई इसको आगे दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा, वो आगे इसको जाके ठोक देगा। जब ठोकेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होने वाला है भाई, ध्यान से देखना भाई, क्या होने वाला है, इसकी वेलोसिटी v1 और इसकी वेलोसिटी, पीछे वाले की वेलोसिटी v1, आगे वाले की वेलोसिटी v2, तो इसका मास हो गया m1 और इसका मास हो गया m2। बात समझ में आ गई मेरे भाई? आ गई होगी। वेलोसिटी चेंज हो जाती है, वो नहीं है, हमें नहीं पता कितनी है, हमें तो ये प्रूव करना है कि मोमेंटम कंजर्व है। मोमेंटम कंजर्वेशन का मतलब कोलिजन से पहले जितना मोमेंटम था, कोलिजन के बाद भी उतने मोमेंटम। तो बॉडी 1 ने 2 के ऊपर फोर्स लगाया होगा इस दौरान, और उतने टाइम में बॉडी 2 ने 1 के ऊपर फोर्स लगाया होगा, ठीक है। कहने का मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 विल बी इक्वल टू फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, पर साथ में आएगा माइनस का साइन, एक्शन रिएक्शन। तो इसका मतलब न्यूटन के थर्ड लॉ से अपने लोग क्या करने वाले हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम प्रूव करने वाले हैं, ठीक है। होल्ड ऑन 1 मिनट रुक जा भाई।
सॉरी, मोबाइल फोन ऑफ ना हो जाए, लगा लें पावर बैंक। ठीक है, अब सही है भाई। चलिए, अब कोई बात नहीं। तो F12 की वैल्यू किसके बराबर, माइनस का F21 के बराबर होगी। ठीक, तो इसका मतलब इससे पहले की जो भी मोमेंटम है उसके बाद के मोमेंटम के बराबर होगी। तो प्रूफ करते हैं। चलिए, फोर्स F का फॉर्मूला चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। तो मोमेंटम का इसका चेंज होगा, वन का चेंज होगा। तो ठीक है, चेंज इन मोमेंटम की बात करो तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो m1v1 माइनस m1u1 अपॉन कोई टाइम लगा dt। तो सिमिलरली F21 की वैल्यू, तो भाई 2 के ऊपर फोर्स लगा 1 का, तो मोमेंटम किसका चेंज, 2 का उतने टाइम में। तो चेंज इन मोमेंटम दैट इज m2v2 minus m2u2 divided by delta t time. Equation number 1, 2 and 3. Use 2 and 3 first. Well, मैं क्या देंगे, dt से dt cancel हो जाएगा भाई, और m1v1 minus m1u1 will be equal to minus sign m2v2 minus m2u2। इस माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर भाई, m2v2 प्लस m2u2 बन जाएगा, और इधर आपके पास m1v1 माइनस m1u1 बन जाएगा। ये वाली चीज माइनस का साइन यहाँ गया, इसके साथ रहेगा, ये वाली चीज इधर आ गई, उधर भेज दो। m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1u1 प्लस m2u2। तो भाई इनिशियल मोमेंटम m1u1 प्लस m2u2, फाइनल मोमेंटम m1v1 प्लस m2v2। क्लियर है, हो जाना चाहिए क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक, तो इस तरह से मोमेंटम का रहता है कंजर्वेशन। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट न्यूमेरिकल की बात करते हैं और क्लियर हो जाएगा पॉइंट। न्यूमेरिकल के थ्रू पॉइंट्स बहुत जल्दी क्लियर होते हैं भाई। देखो, सपोज एक बॉम्ब बॉम्ब, ठीक है, इसका टोटल मास समथिंग है m, समथिंग है m, ठीक है, और एस पे रखा हुआ है, वेलोसिटी 0 है। ये हुआ यहाँ पर बूम, फटा फटा फटा, तो होगा क्या, इसके दो टुकड़े होंगे, दो टुकड़े होंगे, दो टुकड़े होंगे। एक वेलोसिटी हो गई इधर 6 मीटर पर सेकेंड, और मास है इसका समथिंग m1, इसका मास है समथिंग m1। ये अगर 10 किलो है, 10 किलो है, ये अगर सपोज हो गया 4 किलो, तो इन्होंने कहा है मास जो m2 होगा ना उसकी वेलोसिटी पता करो, मास जो m2 होगा उसकी वेलोसिटी पता करो कितनी होगी और किस तरफ होगी। तो भाई सुनो, इसका मोमेंटम m इंटू v, उसके मोमेंटम के बराबर, तो m1v1 प्लस m2v2। ठीक, इसकी कोई वेलोसिटी v2 हो गया, मैंने पता नहीं किधर है, उधर है, इधर है, नीचे ऊपर है, पता नहीं, बॉम्ब फटेगा तो कहीं भी जा सकता है। ठीक है, तो मास m2 हो गया भाई 10, बट ये रुका हुआ था एक जगह पर, तो 0। अगर इनिशियल मोमेंटम 0 है तो फाइनल भी 0 होगा। हाँ, ये तो कहना चाह रहा हूं, अगर इनिशियल मोमेंटम 0 है तो फाइनल भी 0 होगा, ये ध्यान रखना बस। तो m1 की वैल्यू 4 इंटू v1, v1 की था 6 प्लस m2 वैल्यू गिवन नहीं है, अरे बेवकूफ, इधर 4 है, ये 10 है, तो 6 नहीं बचेगा, ये 6 के जी हो गया, तो 6 इंटू v2। ठीक, तो ये इधर आ गया 24 माइनस का, और इधर आ गया 6 v2 का, तो v2 की वैल्यू कितनी, माइनस का 4 मीटर पर सेकंड। माइनस का मतलब क्या है, तो अगर v1 प्लस का इधर है तो v2 माइनस का इधर होगा, इसका 4 मीटर पर सेकंड। ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। गॉट इट। अब एक क्वेश्चन आपको देता हूं जो आपने वर्कशीट में अटेम्प्ट करना है भाई, ठीक है, जरूरी क्वेश्चन है भाई, तो करना पड़ेगा ना। नाउ लेट्स, टू कार्स moving with velocity 5 meter per second and 3 meter per second in a straight line, in a straight line, ठीक, of mass 10 kg and 3 kg। अरे गाड़ियों का वजन है क्या है, 10 किलो की और 3 किलो की दो गाड़ियां, एक मूव कर रही है 5 से, एक मूव कर रही है 3 से।
find the velocity of first car after collision if the second car has a velocity of 6 मीटर पर सेकेंड। अगर दूसरी गाड़ी जो है ये वाली 3 वाली की वेलोसिटी 6 हो जाती है तो पहली वाली जो है 10 की वेलोसिटी से 5 की वेलोसिटी से चल रही थी उसकी स्पीड आपको निकालनी है। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाओगे ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं स्प्रिंग की। भाई एक वीडियो में जो ये 4-5 वीडियो का कंसेप्ट है आपको एक वीडियो में बता रहा हूँ यार, बट एक चीज की कमी आपको मिलेगी इसमें, न्यूमेरिकल्स की बहुत कमी होगी। उन वीडियोस में भर के न्यूमेरिकल्स दिए हैं, कंपटीशन हो या एकेडमिक हो सारे के सारे, बट इसमें आपको जस्ट एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा, जस्ट एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू रिवीजन। ठीक है, अब बात करते हैं स्प्रिंग की बात करते हैं। स्प्रिंग में क्या होता है? तो सपोज अगर ये कोई स्प्रिंग है आपके पास, ठीक है, ये कोई स्प्रिंग है आपके पास, ये स्प्रिंग है। अगर स्प्रिंग को अपने लोग किसी मास के साथ अटैच कर देंगे, किसी मास के साथ, या मास के साथ हमने अटैच कर दिया, तो क्या हुआ क्या? जो स्प्रिंग की पहले लेंथ इतनी थी, अब लेंथ इतनी हो गई, अब लेंथ इतनी हो गई, मतलब डेल्टा एक्स लेंथ का चेंज आ गया। डेल्टा एक्स लेंथ का चेंज आ गया, किसकी वजह से आया? इस एम जी की वजह से आया, इस एम जी की वजह से आया। मैं जैसे इस एम जी को हटाऊंगा स्प्रिंग वापस आ जाएगा। वापस लाने का काम कौन कर रहा है? स्प्रिंग के ऊपर लगने वाला एक फोर्स। ये फोर्स होता है स्प्रिंग फोर्स, ये फोर्स होता है स्प्रिंग फोर्स, जिसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं एफ एस के साथ। इसका दूसरा नाम होता है रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स कहने का मतलब स्प्रिंग को अपनी ओरिजिनल शेप में वापस रीस्टोर कर रहा है, इसलिए इस फोर्स को रीस्टोरिंग फोर्स भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो वापस लाने का काम फोर्स एफ का। ये डेल एक्स जितना बढ़ता जाएगा फोर्स आपको उतना बढ़ना पड़ेगा ताकि ओरिजिनल शेप को ऑक्यूपाई कर ले। तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल एक्स। ठीक है, मैं जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे माइनस का डेल एक्स। माइनस का साइन क्या है? तो चलो कोई कांस्टेंट होगा, माइनस का साइन क्या है? तो भाई डिस्प्लेसमेंट इधर था ओरिजिनल शेप और एफ आपका ऊपर है, एफ ऊपर है, डेल एक्स नीचे है, तो दे आर इन अपोजिट डायरेक्शंस, दे आर एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शंस, जिसकी वजह से माइनस साइन आता है। तो k क्या है? k विल बी इक्वल टू एफ अपॉन डेल एक्स, एफ अपॉन डेल एक्स मतलब न्यूटन पर मीटर। क्या है ये? स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या है ये? स्प्रिंग कांस्टेंट। हर स्प्रिंग की खासियत कौन बताता है? उसका अपना स्प्रिंग कांस्टेंट बताता है। स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंसी होती है डेल एक्स की और एफ की। एफ जितना लगाओगे उसके अकॉर्डिंग डेल एक्स की वैल्यू चेंज होगी अगर उसका स्प्रिंग कांस्टेंट समथिंग कुछ है। ठीक है, इसके ऊपर आप क्वेश्चंस कर लेते हैं तो ताकि और क्लियर हो जाए आपको व्यू इसका। सपोज नाउ वी आर यूजिंग स्प्रिंग इंस्टेड ऑफ स्ट्रिंग। इंस्टेड ऑफ स्ट्रिंग कैसे? सपोज ये पुली है, ये पुली है, ठीक है, और पुली के अक्रॉस आपने क्या करा? एक स्प्रिंग को कुछ इस तरह से लेके गए और यहां से आप लेके गए एक स्प्रिंग को, ठीक है, आपने ब्लॉक के ऊपर डाल दिया, इधर इधर, ये ब्लॉक्स के साथ कनेक्ट करके पुली के अक्रॉस आपने इसको डाल दिया। अब इसका मास समथिंग m1 हो गया 5 kg, इसका मास m2 हो गया समथिंग 3 kg, समथिंग हो गया 3 kg। अब ध्यान दीजिएगा भाई, अब इसका मास m1g नीचे, इसका मास भी m2g नीचे, ठीक है। अब ये टेंशन T चली गई ऊपर, ये टेंशन T चली गई ऊपर। कुछ नहीं करना, सिंपल सा एक फंडा याद रखना, इस स्प्रिंग को एक स्ट्रिंग मान के चलना। अभी कैसे? चलो इसका एक अलग फिगर बना देता हूं, इसका एक अलग फिगर बना देता हूं। क्वेश्चन ये है फाइंड एफ एस, बोले तो स्प्रिंग फोर्स पता करिए, नहीं पता चल रहा ना कैसे करेंगे? तो सिंपली क्या करो, इस स्प्रिंग को एक स्ट्रिंग मानिए, एक स्ट्रिंग मानिए बस, ठीक है। तो स्ट्रिंग मानूंगा तो भाई साहब फिर तो मैं फटे जगह दूंगा, मुझे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ये m2g, m1g, ठीक है, और साफ दिख रहा है ये 5 है, ये 3 है, तो इसका एक्सेलरेशन नीचे होगा तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर होगा, ठीक है। इसकी टेंशन अपवर्ड्स, इसकी टेंशन अपवर्ड्स। स्प्रिंग में होती है स्प्रिंग फोर्स एफ एस,
स्ट्रिंग में होती है टेंशन, जस्ट रिप्लेस टेंशन इज इक्वल टू एफ एस। काम खत्म है सर, काम खत्म। टेंशन टी की वैल्यू एफ एस के बराबर, तो यहां से टेंशन टी निकालो, उसको एफ एस के बराबर रख दो, बात खत्म। एक काम तो ये हो जाएगा। या फिर दिमाग में रखो इस एफ एस को टी है, इस एफ एस को टी है, ये स्ट्रिंग नहीं है, एक स्प्रिंग नहीं है, एक स्ट्रिंग है। क्योंकि यार अगर ऐसे सॉल्व करने बैठ जाओगे तो टीचर को लगेगा यार टीचर ये बच्चा बेवकूफ है, क्या कर रहा है, हमने स्प्रिंग बनवाया हुआ ये स्ट्रिंग बना रहा है, टेंशन निकाल रहा है और लास्ट में टेंशन को एफएस के बराबर रख रहा है, तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, ये तो रट रहा है चीजों को ना, ये जुगाड़ लगा रहा है। तो जुगाड़ ही लगाना है, बट दिमाग में लगा के रखना। जैसे यहाँ पर अगर इक्वेशन बनाओ तो m1g माइनस टेंशन t इज इक्वल टू m1a के बराबर, और यहाँ की अगर इक्वेशन बनाओगे तो t माइनस m2g इज इक्वल टू m2a होगी। तो आपने उसी समय दिमाग में इस t को रिप्लेस कर देना है fs के साथ, बात खत्म है, बात सिंपल सी है, इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना। ठीक है, अब ये fs किसके बराबर है, टेंशन t के बराबर है। सॉल्व करने के बाद आप उसको लिख सकते, ये सिंपल सा क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं ताकि आपके क्वेश्चंस इजीली हो जाएं। और लॉस ऑफ मोशन आपका हो चुका है, फ्रिक्शन लेके आएंगे अगली वीडियोस में रिवीजन की, उसके बाद सर्कुलर मोशन, और रिवीजन आपका ये 2 बार हो चुका होगा। पढ़ लो, पेपर आने वाले हैं, दिक्कत हो जाएगी बहुत। ठीक है, वीडियोस अगर नहीं देखे दोबारा देख लो सारी, और अगर देख रखिए फिर भी देखो। पढ़ा होगा, वीडियोस के थ्रू पढ़ा होगा तो पेपर कोई डिफिकल्ट नहीं लगेगा आपको। अब पढ़ा ही नहीं होगा, कहीं से भी नहीं पढ़ा होगा, तो पेपर क्या, फिर तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा, पढ़ा ही नहीं होगा कुछ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ये पूरी वीडियो देखते हो, और देखते हो तो बहुत अच्छी बात है, और एंड तक देखा करो वीडियोस को ताकि आपका भला हो सके। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग द चैनल।